नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे योगी के मैनेजमेंट पर। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में 4.25 साल पहले 15 साल के सियासी जो गठबंधन हुआ था, जो सियासी समीकरण बने थे, उन पर अब लगातार अटकलों का दौर जारी है। 4.25 साल पहले 15 साल के सियासी वनवास को खत्म कर सत्ता में लौटी बीजेपी गुजरात की तरह अब यहां भी मजबूती के साथ अपने पैर जमाए रखना चाहती है। हालांकि अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी में भ्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी में भ्रम लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनावी रण में उतरने का दम भर रहे हैं, तो पार्टी के कुछ नेता यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर डाल रहे हैं। अब जबकि अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी में दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। क्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। यह पहली बार है जब सीएम डिप्टी सीएम के आवास गए। बताया जा रहा है कि 7 कालिदास मार्ग स्थित केशव के घर पर दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे बातचीत चली। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों को और तेज हवा मिल गई है। सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केशव प्रसाद मौर्य के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भोजन के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस विजिट से मुख्यमंत्री योगी सरकार व संगठन में एकता का संदेश देना चाहते हैं। बता दें कि बीते दिनों केशव मौर्य ने बयान दिया था कि यूपी में मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद तय किया जाएगा, जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था और पार्टी नेतृत्व के मुद्दे पर बटी नजर आ रही थी। इस दौरे से योगी ने पार्टी में एकता का संदेश दिया है। इसके पहले सोमवार को पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा ने भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर उपाध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया था। पत्र में उन्होंने संदेश दिया था कि यूपी का चुनाव 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा 2017 से भी बड़ी सफलता इस बार चुनाव में दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री योगी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर जाने को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऑल इज वेल का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, भाजपा यूपी के चुनाव को लेकर बड़ी शिद्दत से रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी जुलाई से पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। इसके पहले सोमवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर करीब 3.5 घंटे तक चली भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े कामों के सहारे चुनाव मैदान में उतरेगी। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष के सामने कमेटी के सदस्यों ने चुनावी रणनीति को लेकर सुझाव रखे। वहीं मुख्यमंत्री ने सुझावों पर पक्ष रखते हुए अपनी सरकार की 4.5 साल की प्रमुख उपलब्धियों को कमेटी के सामने रखा। बैठक में सरकार के सेवा सरोकारों के साथ राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पश्चिम में किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर उनकी नाराजगी दूर करने, पिछड़े व अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए आगामी दिनों में कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार और ज्यादा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास 5 कालिदास मार्ग पर है और उनके आवास से एक आवास छोड़कर 7 केडी बंगला केशव प्रसाद मौर्य का है। तब भी पहली बार आज वो उनके घर पहुंचे हैं। सीएम पहली बार केशव प्रसाद के घर पहुंचे। कहा यह भी जा रहा है कि केशव मौर्य के बेटी की शादी की बधाई वाली औपचारिकता भी इस मुलाकात का कारण थी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा गया है कि कोर कमेटी का केशव प्रसाद के घर पर लंच था। यहां संघ के कृष्ण गोपाल सहित बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग लंच पर आए, इसलिए योगी भी वहां पहुंचे। लगातार ये बताने की कोशिश कि सब ठीक है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यूपी को लेकर पार्टी नेतृत्व तो भले ही कह रहा हो कि वहां कोई कलह नहीं है या नहीं थी, लेकिन लगातार कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जिनसे संदेह पैदा हो रहा है इस बात पर कि यूपी में ऑल इज वेल है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित पुरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपा नेता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वहीं रजत मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। रजत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्या क्या मायने निकाले जाएं जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं,
आज जो बैठक हुई उसके बाद लंच पर गए योगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन पूरा इलेक्शन मोड में रहती है और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो बाकी क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है उनसे एक कदम आगे है। अगर आप इस दूरी का विश्लेषण करें, 100 मीटर की दूरी अगर 4 साल में पूरी हो पाती है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती और लक्ष्य साफ है भारतीय जनता पार्टी का कि हर हाल में 2022 जीतना है। अब कुल मिलाकर ये जो पिछले 4 सालों से जो घमासान चला आ रहा था, जिस तरीके से जो चर्चाएं बार बार आती रही थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ सही नहीं है, बार बार इस बात की भी बातें सामने आई कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से कुछ हिडन जांचें भी उप मुख्यमंत्री की करवाई और ये सारी रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो पार्टी के आलाकमान है उनके पास तक भी जा रही थी। अब फिलहाल जब सीधे संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस पूरे काम के मीडिएशन में उतरते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस काम की पूरे मीडिएशन के अंदर उतरती है, तो इसका अर्थ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब नो रिस्क वाले जोन में आना चाहती है। हर हाल में 2022 जीतना है और 2022 अगर जीतना है तो कम से कम अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा और उसी अपने घर को दुरुस्त करने की फिलहाल पूरी कवायद दिख रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अगर किसी एक मंच पर आते हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं, आज जो सबके सब डिप्टी सीएम के आवास पर मौजूद थे, तो इसका अर्थ साफ है कि अब सीनियर लीडरशिप ने बात स्वीकार कर ली है कि अब इन लोगों को फील्ड में आना पड़ेगा, इन लोगों को मीडिएशन कराना पड़ेगा, पैचअप कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो क्लेश था, जो दूरियां थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन अब जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे ये मैसेज तो साफ है कि अब ऑल इज वेल जैसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही हैं और ये एक जी मनोज जी, ऑल इज वेल है भारतीय जनता पार्टी में? जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी, आज डिप्टी सीएम से मिलने भी पहुंच रहे हैं सीएम। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए ऑल इज वेल हो सकता है, आरएसएस के लिए ऑल इज वेल हो सकता है और जो एजेंडा थे बहुत सारे बीजेपी के, उसके लिए ऑल इज वेल हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए ऑल इज वेल है या बीजेपी को जो 2014, 2017, 2019 तीन उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड का एक बड़े मंच में जो उनको वोट देके जिताया, उसके लिए ऑल वेल ना 4.5 साल में था और ना विगत 7 वर्षों में रहा। इस बात को मैं शिवानी जी स्पष्टीकरण से आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता सर सुन के स्तंभ रह जाएंगे कि समाजवादी कैसे इनकी जो आम सारी षड्यंत्र है उनको कैसे पर्दाफाश कर रहे हैं। जो एके शर्मा को भेजा गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद, जैसा कि मीडिया में आए, बीजेपी की पुष्टि इस तरह से कोई नहीं, लेकिन मीडिया के सूत्रों की खबरों को ही सूत्र की खबर और पार्टी की खबरों को माना जाता है। 99% वो बातें सही होती हैं, लेकिन ये 1% झुठला दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ कवायद इसलिए चलाई गई, एके मौर्य प्रकरण को इसलिए, एके शर्मा प्रकरण को इसलिए लाया गया कि कहीं ना कहीं हम जो पिछड़ों का वोट नाराज है उसको योगी आदित्यनाथ की छतरी के नीचे, वो चाहे केशव मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बीजेपी के अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं जिनकी असंतुष्टि है, जिसमें 200 से ज्यादा विधायक भी असंतुष्ट है मुख्यमंत्री से, वो सबको एक छतरी पे लाने के लिए एक ड्रामा कंपनी ने, जो राजनीतिक दल के रूप में इस देश में दर्ज है, उसने ड्रामा किया। तो जिस दिन एके शर्मा का कल जैसे ही बयान आता है और आज सुबह खबरों में ये बात आती है कि एके शर्मा कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ के नीचे काम करने के लिए तैयार हूं, उनका दिशा निर्देश मानूंगा, ये केशव मौर्य के लिए एक ऐसा ऐलान है जिसको केशव मौर्य को, पिछड़े नेताओं को सुनना पड़ेगा कि देखो, मोदी जी के एके शर्मा को जब योगी की बात माननी पड़ रही है, उनके नीचे काम करना पड़ा है, तो काम तुमको भी मौर्य जी करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये आरएसएस है, बीजेपी है, आपको साइडलाइन कर देगी। डराने की पूरी षड्यंत्र की गई, उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, केशव मौर्य जी के लिए और जो बीजेपी के पिछड़े वर्ग के लीडर हैं, आपको याद होगा एक प्रकरण आया था, एक राठौर विधायक है सीतापुर के,
रजत मिश्रा जी जानते होंगे, ऑडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने पूर्ण रूप से ये समाजवादियों ने आरोप बात को लगाया। सबसे पहले कहा कि पिछड़ों के हाथ में ताली थाली दे दी और जो मौन कर रहे हैं वो आरएसएस के एजेंडा पूरे करने में योगी आदित्यनाथ लगे हैं। किसी को किसी का हक नहीं मिला, उल्टे उन्हीं की ओर से उनके अधिकारों को खत्म करने का पूरी व्यवस्था की गई, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो तमाम सारी नियुक्तियों में हो, चाहे तमाम सारे जो संस्थान खत्म किए जा रहे हैं जिसमें उनको नौकरियां मिल सकती है, या निजीकरण के द्वारा नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र हो, वो सब में उन्हीं के वोट के द्वारा 2000 रुपए देके 40,000 रुपए ले लिया उसी किसान से। ये वो सरकार है, 2000 रुपए दिए, साल भर का 6,000 दिया, तो साल भर में 40,000 रुपए लिए। किसी दिन बहुत विस्तार से मैं इसको आपके चैनल पे बताऊंगा कि 40,000 रुपए किसान से लिया कैसे इस सरकार ने, लेकिन आज ये विषय नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़े के वोट को छलने के लिए शेफाली जी ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, मथुरा दत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जी, ऑल इज वेल बीजेपी में, कांग्रेस के क्या हाल? देखिए, सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, कांग्रेस पार्टी उसका निर्वहन कर रही है। और जहां तक आप देख रहे हैं, जो लोग कहते थे कि हम लोग अनुशासित हैं और अब हम एक पारदर्शी प्रशासन देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे और रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और भ्रष्टाचार में लगाम लगाएंगे, तो सब आपके सामने है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है, आपसी सिर्फ ठोवल कितनी है, ये भी सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को 5 साल में इन्होंने कम से कम 15 साल पीछे धकेल दिया है। और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की बात ये लोग करेंगे। और जिस तरीके का शासन प्रशासन चला है और जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को हित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, चाहे उनको गैंगस्टर के नाम पर करें, चाहे अन्य तरीके से, वो भी ये केवल योगी आदित्यनाथ जी के राज में हो रहा है। तो इस बार मथुरा दत्त जी पूरी तैयारी से उतरिएगा ना चुनावी मैदान में? कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से उतरेगी, लेकिन जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश की हो गई है, जाति धर्म संप्रदाय, और वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कई वर्षों से चल रही है, 89 से जब से कांग्रेस बाहर गई है। आपने सबने देखा है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण होता है और किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उससे निश्चित रूप से विकास भी अवरुद्ध हुआ है और उत्तर प्रदेश पिछड़ भी गया है बहुत। जो राष्ट्रीय नक्शे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का स्थान होता था, और अब की बार तो अति उत्साह में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, निश्चित रूप से उन्होंने ये उम्मीद थी कि कुछ करेंगे। लेकिन 5 साल का शासन आपके सामने है और क्या काम इन्होंने किया है, किस तरीके से समाज को बांटने का काम किया या विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, उससे उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से पिछड़ा है। और कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ और अपने विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ेगी। हमने हर हमेशा विकास का समर्थन किया, हमने कभी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं की। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस हर हमेशा अपने सिद्धांतों पर राजनीति करती है, चाहे चुनाव में जीत हो हार हो, समर्थन मिले न मिले। और लेकिन हम अपनी जो मूल अवधारणा है, विकास की अवधारणा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मथुरा दत्त जी कि सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं आप लोग मुद्दों को। वैक्सीनेशन की बात कर लें, गाजियाबाद की घटना की बात कर लें, या फिर लगातार आरोप लग रहे हैं। जो लोग स्वयं सांप्रदायिक होते हैं वो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की बात योग दिवस पर भी कल भी एक ऐसा ही ट्वीट सामने आया कांग्रेस की तरफ से। नहीं, देखिए, वो हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई व्यक्ति विशेष कह रहा है तो कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। अगर किसी ने उसको ट्वीट किया, वो उसका अपना व्यक्तिगत, किसी के व्यक्तिगत बोलने पर भी अगर ये लोग उसमें उसको अन्यथा लेते हैं या उसको आप देख रहे हैं ना, अगर हम आपके चैनल में भी बोल रहे हैं तो हम देशद्रोही हो जाएंगे।
अगर हम भली बात भी कहेंगे तो हमको देशद्रोही बना दे, तो इनका काम है। 1 मिनट में ये क्या कह देंगे, क्या नहीं कर देंगे, ये तो भारतीय, क्योंकि अपनी कमियों को ठीक है। छिपाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस सही बात न करे इसलिए ये सब कुछ करते हैं। ठीक है रजत जी, लगातार दुविधा भी बनी हुई है। अगर देखें तो सीएम के फेस पर भले ही एक बार ये कह दिया गया है कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दुविधा तो क्या है, दुविधा में ही बीजेपी का सियासी फायदा हम माने, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जहां पर सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया है, नहीं बताया गया है, वहां पर ज्यादा फायदा हुआ है। तो क्या दाव है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो रणनीति है, और खासतौर पर अगर जो भाजपा शासित प्रदेश है उनमें विशेष तौर पे अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो होता है उसको समझना और उसको पकड़ पाना, इसमें बहुत बार जो बाकी विपक्षी पार्टियां होती हैं वो फेल हो जाती हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश में जितना सिगुफा चला, चाहे वो उप मुख्यमंत्री बदलने को लेकर हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर हो, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, चाहे संगठन में परिवर्तन को लेकर हो, पूरी विपक्षी पार्टियां कुल मिलाकर उनका केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर खाने में जो कुछ कर रही थी वो चुपचाप करती रही, और यहीं से जो क्षेत्रीय दल है खासतौर पर वो गलती करते हैं, और इसीलिए बार बार ये बात उठती भी है कि आप दूसरी पार्टियों के अंदर के खाने में होने वाली राजनीति से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी पार्टी के संगठन को, अपने कैडर को ज्यादा मजबूत करिए। जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, विपक्षी पार्टियां मतलब सत्ताधारी दल के खिलाफ जो पार्टियां हैं, उनका जो कैडर वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में वो जिस तेजी से खिसका है पिछले कुछ चुनावों में, ये चिंता की बात है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा माइलेज हर चुनाव में मिलता है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी एक सीनियर लीडरशिप की तरफ, एक सीनियर लीड के साथ आगे निकल जाती है। ये एक ऐसी चीज है जिसपे विपक्षी पार्टियों को काम करना चाहिए। ठीक है, हमें साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, सब कुछ सही है अब? आज तो डिप्टी सीएम से मिले हैं योगी आदित्यनाथ, दूरियां कम हो रही हैं। क्या सवाल है आपका? अमित जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बताइए क्या सवाल है आपका? जी अमित जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सब कुछ ठीक है पार्टी में? पार्टी में पहले भी सब ठीक था, आगे भी ठीक रहेगा। और जिस मुलाकात का संदर्भ आप दे रही हैं, श्री केशव मौर्य जी उसी कैबिनेट के उप मुख्यमंत्री हैं जिसके मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके परिवार में, केशव जी के परिवार में मई के माह में एक शादी थी, कोविड का पीरियड था, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाए थे। आज अवसर था, चले गए। हमारे यहाँ तो संगठन परिवार की तरह चलता है, तो परिवार में एक दूसरे के आयोजन में उस समय कोविड काल की कुछ बाध्यताएं थी, उन बाध्यताओं और प्रशासनिक मर्यादाओं के चलते और जिम्मेदारियों के चलते नहीं जा पाए थे मुख्यमंत्री जी। लेकिन सीएम के फेस पर तो उन्होंने नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाली थी गेंद, कहा था केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। जी, अगर आप जिसको संदर्भित कर रही हैं वो ऑडियो वीडियो मेरे पास है जिसमें ये सवाल किया गया था क्या मुख्यमंत्री पे कोई बदलाव होगा, तो श्री केशव जी ने कहा था यह विषय मेरे स्तर का नहीं है, जो भी विषय तय होना होगा वो केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, विधायक दल तय करता है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हो, ये तो एक स्थापित सत्य है। तो सवाल के आधे अंश को कोट करना और आधे को न कोट करना, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रेफरेंसिंग होती। तो पूरी रेफरेंसिंग के साथ कोट किया जाए तो जवाब अपने आप में ठीक था। अब अमित जी, सवाल तो आपसे किए ही जाएंगे, आखिर आप प्रवक्ता हैं। करें, लेकिन सवाल के आधे अंश को ना बताया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सवाल करने पे मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने कहा सवाल पूरा बताया जाए ना, क्या पूछा गया और क्या उत्तर आया। ठीक है, फिर उस पर चर्चा तो महापुरुष करते ही रहते हैं, करी जाए, क्या दिक्कत है। चर्चा तो सही बात है, चर्चा तो चल ही रही है और दिख ही रहा है कि कितनी चर्चाओं का दौर जारी है। मनोज जी, क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार आपने अभी पूरी बात भी सुनी अमित जी की? जी, एक बात स्पष्ट हो गई, अभी ऑल इज वेल शब्द कहा गया, सकारात्मकता का प्रतीक है ऑल इज वेल, लेकिन इस ऑल इज वेल को मैं बीजेपी का संगठन का, बीजेपी की सरकार का ऑल इज वेल समझ सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो विगत 2 सालों में स्थितियां उत्तर प्रदेश की रही है, या पूरे 4.5 साल की सरकार का ऑल इज वेल का जब पैमाना नापा जाएगा तो मेरे ख्याल से वो बहुत बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। और उसमें कोई एक मुद्दा नहीं है, उसमें धर्म से लेके, आस्था से लेके और सब कुछ है। मैं 2-4 बातें कह दूं, हो सकता है आप लोगों को भी और आपके टीवी चैनल पे बैठे लोगों को, क्या बेरोजगारी के आंकड़े दूर किए बीजेपी ने? उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का
प्रदेश है, क्या स्थिति है, सरकार को बताना पड़ेगा जनता के बीच में जाके। अपराध लगातार बढ़ा है, कोरोना की महामारी से कैसे निपटे हैं ये सभी को पता है, और भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई योगी आदित्यनाथ जी, विकास की गति को बहुत स्लो कर दिया। जो प्रदेश, जो पूर्व की सरकार 23 महीने में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना के खड़ा कर दिया, आज वो 332 किलोमीटर का 4.5 साल में भी एक्सप्रेसवे नहीं पूरा कर पाए। तो धीमी सरकार है, डबल इंजन से भले अलग है लेकिन अपंग है, अपंग जिसको विकलांग दिव्यांग सरकार कहते हैं वो है। चंदा चोरी का भी आरोप लग गया, ये छोटी बात नहीं है। धर्म की बैसाखियों पे खड़ी ये पार्टी है। अगर धर्म हिंदुत्व खत्म हो जाए तो इस सरकार को मेरे ख्याल से भारत तो छोड़ो, सीरिया जैसे देश में भी इनको कोई नहीं पूछेगा, इनकी कोई पहचान नहीं होगी। तो उस राम ईस्ट के नाम पे इन्होंने जो चंदा चोरी का जवाब दे ही नहीं अब तक दे पाए। आज 15 दिन हो गया लगभग इस प्रकरण को। तो जनता सवाल पूछेगी। लेकिन मथुरा दत्त जी भी तो कह रहे हैं, मथुरा दत्त जी भी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे सरकार अपनी। नहीं, देखिए वो उनको बधाई, वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर ले, उनको बहुमत मिल जाए, हम उनको बधाई देने आएंगे। इस बात पर समाजवादी पार्टी किसी पे सवाल नहीं उठाएगी, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम जनता के। मथुरा दत्त जी, ठीक है, आपने जो सवाल ठीक है, आपने जो बात कही है उसका जवाब मैं जरूर मथुरा दत्त जी से लेना चाहूंगी। मथुरा दत्त जी, सीएम का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीएम का चेहरा, हमारे पास तमाम नेता हैं उत्तर प्रदेश में जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और उनमें से कोई भी हो सकता है, और उसका चेहरा तय करने का काम जब विधायक चुन के आ जाते हैं उसके बाद वो तय करते हैं। उसके बाद हाईकमान जो तय करता है वो हमारा चेहरा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सिद्धांती चेहरा होते हैं, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चेहरा होता है। कांग्रेस ने किसी भी प्रदेश में, आपने देखा होगा, हमने कभी इस तरीके से ये चेहरा घोषित करने का काम नहीं किया है। और आप जब चुन के आ जाएंगे कोई भी चेहरा हो सकता है। कांग्रेस और किसी से भी कोई गुरेज नहीं करती है किसी बात में। कभी कांग्रेस जो सिद्धांतों की बात है उसमें करती, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करती है। हमने हमारे अपने सिद्धांत हम उस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। मैंने जैसे कहा कि निश्चित रूप से 2019 हम आप देखें 89 से लेकर लगभग 89 में हम आउट ऑफ पावर हो गए थे उत्तर प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री पंडित नारायण तिवारी थे। उसके बाद हम सत्ता में निश्चित रूप से नहीं आ पाए और उसमें कई कमियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश जातिवादी, चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपने माना कि कमियां रही हैं और खामियाजा जो है। और ये बात तो सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं कि आत्ममंथन की हमें जरूरत है। मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको अभी कह रहा था, जो आज की मुलाकात के बारे में, अभी जो 5 साल होने जा रहे हैं, 4.5 साल में, जबकि केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और योगी जी को विधानमंडल दल का नेता घोषित किया गया था, तो तब भी नहीं गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पर। आज 4.5 साल बाद गए और मेरे मित्र कह रहे थे कि कोरोना काल चल रहा था इसलिए नहीं जा पाए। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, आज क्यों गए ये बड़ी गूढ़ बात है, ये बड़ा रहस्य है इसमें भी बहुत बड़ा। आप समझ सकते हैं कि 200 विधायक अगर सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हटाओ अभियान चला सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते। लेकिन मैं इससे एक बात कहना चाहूंगा, उनकी बात के उत्तर में वो कहना चाहूंगा कि जब योगी जी बंगाल में मतलब लाखों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे, लाखों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे बंगाल में, वहां वो जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ठीक है, ये तो वाकई देखने वाली बात है। और कितना भी आप ठीकरा दूसरों पर फोड़ लें, लेकिन समझ में आ रहा है चीजें कि कितनी ज्यादा ऑल इज वेल है और कितनी वेल नहीं है, और कितनी कवायद चल रही है रूठों को बनाने की, जो हर पार्टी में जारी है। हमारे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा मनोज जी, मैं आपसे कमेंट नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी ने लेकिन लगातार कहा जा रहा है, अभी तक सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की है कि 2022 के चुनाव में सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे, लेकिन योगी का मैनेजमेंट जारी है। 2017 की तरह बिना फेस के पार्टी चुनाव मैदान में उतर सकती है। सीएम फेस को लेकर बीजेपी दो धड़ों में भी बटी दिखाई दे रही है। एक गुट योगी को आगे कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा, तो दूसरा खेमा चुनाव बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला करने की बात कहकर सियासी सस्पेंस पैदा कर रहा है। सीएम के फेस पर क्या बीजेपी दुविधा बनाए रखना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई सियासी दांव छुपा है? सीएम के फेस पर यह बीजेपी का दुविधा या सियासी दांव, इसी पर
देखेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ निकल कर इन बैठकों के बाद सामने आता है, ऑल इज वेल होता है, या फिर यही हालात बने रहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।